पुरानी वोटर लिस्ट को में संशोधन नहीं हो रहा, नई वोटर लिस्ट हो रही। ठीक नंबर है। 2, भारत के इतिहास में पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाना तुम्हारी जिम्मेवारी। एनआरसी क्या था? एनआरसी का मतलब यह था कि देश के हर नागरिक से कहा जाएगा कि हमें नहीं पता कि आप देश के नागरिक हो या नहीं। नागरिक हो यह साबित करना आपका काम है और उसके ठीक है। लिए फला फला दस्तावेज लाओ, नहीं तो तुम देश से बाहर। ठीक है। ये व्यवस्था की अब इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट इस समस्या से मुक्त थी, क्योंकि उसमें कहा जाता था कि आप यहां पे हैं, आपका नाम चला आ रहा है, आप नागरिक ही होंगे, और अगर नहीं तो आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि आप नागरिक हैं, आपसे हम कुछ पूछेंगे। हम्म। लेकिन अब जो किया जा रहा वो एग्जैक्टली वही तो है। मुझे मगर देखिए कैसा विचित्र देश हो गया और कैसी हमारी मत मारी गई कि हम सबका ध्यान वहां जाता है जो दूर है, और जो बिल्कुल आंख के सामने है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो पहला बिल्कुल। तो अप्रवासी का सवाल कम से कम बिहार के संदर्भ में नेपाल का प्रश्न है, हिंदू का प्रश्न है, ये मुसलमान और बांग्लादेशी का नहीं। असली सवाल ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, असली सवाल ये है गरीब का, मजदूर का, अप्रवासी का। वोटर लिस्ट को ठीक करना चुनाव आयोग का अधिकार है, उसकी जिम्मेवारी है। आराम जो काम सामान्यतः आपको कानून के तहत करना चाहिए वो काम कर दीजिए। दिक्कत ये है कि जो करना चाहिए वो करेंगे नहीं, महाराष्ट्र में किया नहीं, बिहार में करेंगे नहीं, हम्म। लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो जरूर करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। चुनाव आयोग ने यह घोषणा जारी की है कि देश भर में इंटेंसिव वोटर रिवीजन होगा और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। लोकतंत्र के शुभचिंतकों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का और विपक्ष के नेताओं का इस घोषणा पर यह आरोप है कि यह कोई साधारण घोषणा नहीं है, बल्कि एक तुगलकी फरमान है जिससे बिहार के लाखों नहीं, करोड़ों मतदाताओं के मताधिकार पर हमला होने जा रहा है। यह चोर दरवाजे से एनआरसी लाने की तरह है। तो चलिए इस वीडियो में इसी इंटेंसिव वोटर रिवीजन पर इंटेंसिव तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के साथ बातचीत करते हैं। तो सर, हमने ये देखा कि सबसे पहले आप ही का जो भारत जोड़ो अभियान है, उसने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू किया। तो थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि मैंने अभी अनुभव किया कुछ देर पहले ही, जो शिक्षक लोग बूथ लेवल ऑफिसर के पद पर होते हैं, कि वो कुछ बता नहीं रहे हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म देकर चले जा रहे हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया क्या है और क्यों है और क्या है इसका मतलब, क्या क्या होने वाला है, थोड़ा इसे बताइए। शुक्रिया अजय भाई। देखिए, पिछले 40 साल से मैं भारत के चुनाव देखता रहा हूं, उसके बारे में पढ़ा है, लिखा है, दुनिया को समझाया भी है, खुद हिस्सा भी लेके देखा है। इस हैसियत से मैं चुनाव आयोग के इस लेटेस्ट ऑर्डर को देख रहा था। बाकी सब लोगों की तरह मुझे भी पहले दिन लगा कि भाई चलो, चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट में कुछ और रिविजन की जरूरत है, और आमतौर पे किसी भी चुनाव से पहले एक रिविजन हुआ करता है, तो मैंने सोचा वो है। फिर उसमें इंटेंसिव शब्द लगा था, मुझे भी ध्यान नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, जरा कायदे से छानबीन करेंगे, अच्छी बात है, चलो आज कायदे से कर लें, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब ऑर्डर आया और उसके गाइडलाइंस मैंने पढ़े, तब मेरा माथा ठनका कि भाई ये तो बिल्कुल एक अलग चीज है। तो पहली भ्रांति जो हमें दूर करने की जरूरत है वो ये कि ये कोई वोटर लिस्ट का सामान्य संशोधन नहीं है। ये वोटर लिस्ट का संशोधन ही नहीं है, ये नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है। मतलब कि अब तक, कल तक बिहार की जो वोटर लिस्ट थी उसको खारिज करके साइड में रख दिया है, और कोरे पन्ने पर अब नए सिरे से नाम लिखे जाएंगे। इस ये होता है इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने 2003 तक ये किया था, उसके बाद खुद चुनाव आयोग ने छोड़ दिया था, और उसकी एक वजह थी। चुनाव आयोग ने कहा कि देखो, अब हम रजिस्टर पे काम नहीं करते, अब हमारे पास कंप्यूटर आ गया है, पिछले रिकॉर्ड हमारे पास है, तो पिछले रिकॉर्ड में हम संशोधन करें। नहीं तो क्या होता है, एक पन्ने को मिटा के जब हम नए सिरे से लिखना शुरू करते हैं तो कुछ पुरानी गलतियां तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ नई गलतियां शामिल हो जाती हैं। तो हम एग्जिस्टिंग को ठीक किया करेंगे, चुनाव आयोग ने 2003 में फैसला किया। और 22 साल से ये चल रहा है कि लिस्ट में संशोधन कीजिए, बदलिए, नए सिरे से बिल्कुल लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन
चुनाव आयोग ने अचानक ये फैसला किया। यहां ये भी याद रखिए अजय भाई कि अभी दिसंबर के महीने में बिहार में चुनाव आयोग ने पुरानी सूची का एक्सटेंसिव संशोधन किया है। उसके बाद अचानक ये फरमान आया कि बिल्कुल बदल देंगे। ये भी याद रखिए कि पिछले महीने तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ी पार्टियों से चर्चा की है जिसमें इसका जिक्र भी नहीं था। पिछले महीने की 30 तारीख को चुनाव आयोग ने कहा कि हम 21 बड़े इनिशिएटिव करने वाले हैं। उस 21 में इसका जिक्र भी नहीं। तो ऐसा क्या हो गया 25 दिन में, जबकि चुनाव आयोग बिल्कुल एक पुरानी लिस्ट को खारिज करके नई लिस्ट बना रहा है? ये बड़ा बिल्कुल। प्रश्न पूछता है। बिल्कुल। दूसरा, दूसरी भ्रांति लोगों के मन में ये है कि ये कुछ 2003 की बात चल रही है और ज्यादातर लोग तो 2003 की लिस्ट से कवर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये फिर भ्रांति। मोटी तस्वीर में आपको बता दूं, हाँ। बिहार में इस वक्त अंदाजन 8 करोड़ लोग हैं जिनकी आयु 18 साल से ज्यादा है। लिस्ट में ठीक। अंदाजन 8 करोड़ को होना चाहिए, 2-5 लाख कम ज्यादा हो सकता है। जो अभी चुनाव आयोग ने किया है जनवरी के अंदर लिस्ट, उसमें 7 करोड़ 90-92 लाख के करीब लोग। बिल्कुल ठीक ठीक। था। अब इन 8 करोड़ में से चुनाव आयोग कहता है अगर आपका नाम 2003 की सूची में था तो चिंता की कोई बात नहीं है, उसको आपकी नागरिकता का प्रमाण मान लिया जाए। लेकिन अगर नहीं था तो फिर आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ये बात चुनाव आयोग कहता है। अब ऐसे कितने लोग हैं? हमारे एक साथी ने अनुमान लगाया। चुनाव आयोग ने 2-3 दिन पहले भ्रम चला दिया था, फैला दिया था कि भाई 4 करोड़ 96 लाख लोग तो ऑलरेडी 2003 के उससे कवर्ड है, चिंता की कोई बात नहीं है। पर हम्म। चुनाव आयोग ने एक सिंपल बात नहीं पूछी मेरे भाई कि सन 2003 के बाद कोई लोग मरे कि नहीं मरे। तो हाँ। 4 करोड़ 96 लाख जो थे उसमें लोग मरे भी होंगे, लोगों का माइग्रेशन भी हुआ होगा। कुछ लड़कियां घर में शादी करके पड़ोस के जिले में 10-15 गांव दूर चली गई होंगी। तो बचे बिल्कुल। कितने जिनका नाम 2003 में था, जो आज भी उसी एड्रेस पे रह रहे हैं, उसी नाम से रह रहे हैं? मेरे एक साथी हैं डॉक्टर राहुल शास्त्री, जिन्होंने बहुत ध्यान से पूरे डॉक्यूमेंट्स और आंकड़ों की स्टडी की है। और उनका ठीक। मानना है कि बिहार के 8 करोड़ में से 3-3.25 करोड़ के करीब लोग ऐसे होंगे जो कि 2003 के वोटर के आधार पर अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे। बाकी 4.25 करोड़ को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। तो बिल्कुल। पहली बात ये याद रखिए कि ये ठीक है। पुरानी वोटर लिस्ट को में संशोधन नहीं हो रहा, नई वोटर लिस्ट हो रही। ठीक नंबर है। 2, भारत के इतिहास में पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाना तुम्हारी जिम्मेवारी। हम ठीक। आएंगे, तुम्हारे घर में एक फॉर्म देके चले जाएंगे। अब उस हम्म। फॉर्म को अगले 25 दिन के अंदर भर के 25 जुलाई से पहले पहले देना तुम्हारी जिम्मेवारी है। और ठीक अगर है। नहीं दिया तो आपका नाम वोटर लिस्ट में कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। वो फॉर्म बिल्कुल। क्या है? उसे एन्यूमरेशन फॉर्म बोलते हैं, जिसमें अगर आपका 2003 में लिस्ट में नाम था तो आपकी फोटो उसमें छपी छपाई होगी और आपसे कहा होगा जाएगा कि आप अपनी करंट फोटो साथ में लगा दीजिए। अगर हम्म। नहीं था तो नहीं, अब आप अपनी फ्रेश फोटो लगा दीजिए। ठीक है। आप उसमें अपनी डिटेल्स डाल दीजिए और सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। आपके भाई हम्म। के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिग्नेचर उसी का होगा। हम्म। तो ये फॉर्म है और साथ में आप अपनी नागरिकता का एक प्रूफ लगाइए। अब ठीक। नागरिकता का प्रूफ क्या होगा? जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है वो 2003 की वोटर लिस्ट का वो पन्ना जेरोक्स करके लगा दें और उसे मान लिया जाएगा कि आप नागरिक थे। ठीक। लेकिन जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है हम्म। उन्हें अपनी नागरिकता नए सिरे से साबित करनी होगी। कैसे? अगर उनकी उम्र 40 से फालतू है तो फिर हम्म। उन्हें केवल अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। अगर उनकी उम्र 40 और 20 के बीच में है तो उन्हें अपनी और अपने माँ बाप में से किसी एक की नागरिकता साबित करनी होगी। और अगर उनकी उम्र 20 से कम है लेकिन 18 से ज्यादा, तो उन्हें अपनी, अपने माँ और अपने पिता दोनों की नागरिकता साबित करनी होगी। अब ठीक। नागरिकता आप कैसे साबित करेंगे? या तो 2003 का सर्टिफिकेट होगा
हम्म। या फिर आपको जन्म और अपने जन्म की तारीख और जन्म के स्थान को प्रमाणित करना पड़ेगा। तो हम्म। 3 बहुत बड़ी बात है। नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी, ठीक है। जिम्मेवारी आप पे है, हम्म। सरकार पे नहीं है। पहले आज तक सरकार पे थी, सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेवारी। भारत और अमेरिका में ये बुनियादी फर्क है। अमेरिका हम्म। में वोटर की जिम्मेवारी होती है, आप जाइए अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। हमारे यहाँ सरकारी तंत्र की जिम्मेवारी है, जाइए हर व्यक्ति का नाम लिख के लाइए। मगर पहली बार इसको पलटा जा रहा। और तीसरा, पहली बार आपसे लिखित प्रमाण मांगा जा रहा। आज तक क्या होता था, आपसे ये कहा जाता था आप स्वयं कह दीजिए मैं भारत का नागरिक हूं, मैं सत्यापित करता हूं। और अगर ठीक है। ईआरओ को कोई, अगर अफसर को कोई संदेह है, तब वो आपसे प्रमाण कागज मांगेगा, नहीं तो आपकी बात को मान लिया जाएगा। पहली बार बिल्कुल। हर व्यक्ति से कहा जा रहा है कि तुम प्रमाण लेके आओ। और मोटी इसकी बात ये है, सारी बातों का आपको एक लबो-लुआब पहले दे दूं, फिर हम तकनीकी बारीकियों पे बात ठीक है। करेंगे। ठीक कि है। बिहार में जो 8 करोड़ लोग आज 18 साल से ऊपर हैं, हम्म। उनमें से 3 सवा 3 करोड़ लोगों को तो खाली 2003 का सर्टिफिकेट दिखाने से, वोटर लिस्ट दिखाने से उनका काम चल जाएगा। ठीक। बाकी पौने 5 करोड़ लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। हम्म। और उन उन पौने 5 करोड़ लोगों में से मेरा ऐसा अनुमान है कम से कम 3 करोड़ लोग होंगे जो कि ये साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ठीक। कर पाएंगे? क्योंकि ठीक। उनके पास वो दस्तावेज हैं ही नहीं, हो सकते ही नहीं जो सरकार उनसे मांग रही है। ठीक। कौन से दस्तावेज हैं वो? लोगों से हम्म। मांगा जा रहा है। देखिए, लोगों के पास, आप गाँव में हैं, ज़रा घूम के ठीक। देखिए, लोगों से पूछिए, चलिए अपनी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट दीजिए, क्या दिखाएँगे? हम्म। लोग आपको आधार दिखाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आयोग कहता है आधार मान्य नहीं है, आप उसको अपनी जेब में रख लीजिए। हम्म। फिर अंदर जाएँगे, घर से एपिक कार्ड निकाल के लाएँगे, इलेक्शन कमीशन का फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल। कहता है मेरा अपना किया हुआ, इश्यू किया हुआ कार्ड मान्य नहीं है, उसको घर में रख लीजिए। फिर ठीक हो है। सकता है कि साधारण घरों में लोग अपना राशन कार्ड निकाल के लाएँ। इलेक्शन हम्म। कमीशन कहता है राशन कार्ड भी मान्य नहीं है। तो ठीक भाई है। अब क्या मान्य होगा? इलेक्शन कमीशन ऐसे दस्तावेज बताता है, जो दस्तावेज सामान्य लोगों के पास होते ही नहीं। कहता है बिल्कुल। पासपोर्ट लेके आइए। अब हम्म। बिहार में 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट है। कहता है हम्म। बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए। बिहार में 3% से कम लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था, जिस जब हमने जांच की। हाँ कहते हाँ। हैं कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आइए। मुश्किल से 15% लोग बिहार में उस लेवल पे हैं। और फिर हाँ। कहता है कि आप जाति प्रमाण पत्र लेके आइए, जो 15-16% लोगों के पास है। तो भाई बाकी लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। तो सर, जो ये जितने भी आपने अभी बारीकियां जो बताई, यह तो 2003 के लेवल की है ना, कि उस समय कितने लोग के पास प्रमाण पत्र थे, जो अभी आपने सब बताया, यही बात है ना? नहीं। ठीक है। ठीक। मैं हाँ। फिर आराम से हाँ समझा देता हूँ। हाँ। 4 कैटेगरी। चलिए अब हम किसी घर में चलते हैं। ठीक घर है। में दादा-दादी हैं। दादी का नाम है कौशल्या देवी। ठीक है। उनका 2003 में भी नाम था। दादी की उम्र 80 साल की है। नाम उनका तब भी कौशल्या देवी लिखा हुआ था। तो आप उनका फॉर्म भरेंगे और फॉर्म के साथ 2003 का ज़ेरॉक्स कॉपी लगा देंगे। काम उनका हम्म। हो। बिल्कुल। दादाजी का नाम है रामखिलावन सिंह, हम्म। पुराने 2003 में। लेकिन इस बार लिखा हुआ है आरके सिंह इस वाली लिस्ट में। तो सवाल हाँ। उठेगा क्या आरके सिंह वही व्यक्ति है जो कि रामखिलावन सिंह है? तो ठीक झंझट है। करना पड़ेगा। हो सकता है वो हम्म। मान जाएं, चलिए ठीक है, काम उनका भी बन गया। एक चाचा हैं जिनकी उम्र है 45 साल। 2003 में उनका नाम होना चाहिए था, लेकिन उन दिनों सूरत में काम करने गए हुए थे, उनका नाम उस बिल्कुल। सूची में नहीं था। अब गांव में रहते हम्म। हैं। तो अब चाचा जी को ये प्रमाणित करना, उनकी उम्र चूंकि 45 साल है, उन्हें ये प्रमाणित अपने जन्म का, जन्म स्थान और जन्म तिथि का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फॉर्म तो भरेंगे ठीक। ही, साथ में वो 2003 नथी नहीं कर सकते, उनको 2003 का वो देना पड़ेगा। ठीक है। उन्हें अपने जन्म का स्थान और तिथि का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हम्म। फिर उसमें आप आ गए अजय जी, हम्म। जिनकी उम्र समझिए 30 साल है, बिल्कुल। 35 है, अनुमान लगा रहा हूँ, गलत हो सकता हूँ। नहीं नहीं, तो ठीक है सर। उनकी हाँ। उम्र 35 साल की है।
उनको अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपनी एज का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, या तो ठीक है। सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। साथ में माँ पिता में से किसी एक का अगर 2003 में नाम था तो उसकी हम्म। जेरॉक्स कॉपी लगानी पड़ेगी। अगर ठीक। उनका 2003 में नाम नहीं था तो उनका भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक बात। ठीक। और एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 19 साल की है, हम्म। उसको अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, माँ और पिता दोनों का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, या दोनों का 2003 की लिस्ट में नाम दिखाना पड़ेगा। ये है ठीक। सच हाँ, लिस्ट। ये बात हम समझ गए, लेकिन वही प्रश्न था कि जो आपने यह बताया कि जो जाति के प्रमाण पत्र हैं, एससी एसटी और ओबीसी के प्रमाण पत्र हैं, बर्थ के सर्टिफिकेट हैं, यह जो आपने आंकड़ा दर्ज किया, यह तो 2003 के लेवल का ही है, 2001 या 3 के लेवल का जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट हैं, जहां पर आप बताते हैं कि 15% इतनी आबादी उस समय मैट्रिक की हुई होती है। यही बात है ना? हाँ, ध्यान अधिकार उसमें आज सिर्फ एक बदलाव आया है। हम्म। आज चुनाव आयोग ने कहा है, कल तक चुनाव आयोग की स्थिति ये थी कि आपको माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। लेकिन अब ठीक। जो है, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि ठीक है, माँ बाप का आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, उनका केवल 2003 की लिस्ट में नाम दिखा दो। तो ठीक उससे है। फर्क ये पड़ता है कि अब हमें 2001 या 2-3 के आंकड़े नहीं चाहिए, अब आज के आंकड़े चाहिए। मगर अजय जी, यदि आप आज हाँ। के आंकड़े भी बिहार को ले ले, मोटी ठीक है। 100 बातों की एक मोटी बात बताऊं, आज आप अपने गांव में चले जाइए हम्म। और ऐसे लोगों से बात करके देख लीजिए, एक तिहाई से अधिक लोग आपको ये सर्टिफिकेट दिखा ही नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि है ही नहीं उनके पास। और मैं गलत हो सकता हूं, आप कल एक और रिपोर्ट फाइल कीजिएगा अपने ही गांव में 10 घरों में जाके आप पता कर लेना, बिल्कुल। या हो सकता है आपने ऑलरेडी किया हो। तो आप देख लीजिए, मेरा मोटा ये है कि एक तिहाई से अधिक लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है ही नहीं। और है इसमें ही। उनका कोई दोष नहीं है, दोष व्यवस्था का है जिसने उनको ऐसा कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया ही नहीं। पिछले करवाया 20 ही। साल से उनको बताया जा रहा है कि तुम आधार कार्ड लो, आधार से लिंक करो, ये चीज आधार, वो चीज आधार। और आज जब उनको जरूरत है तो उनको कहा जा रहा है नहीं नहीं, आधार से काम नहीं चलेगा, वो अपनी जेब में रख। ये क्या हो ठीक रहा है? है। ठीक है। अब सर ये बताइए, एक दूसरे पहलू पर आते हैं आप ही की बात से, कि जिसका जन्म 1987 में हो गया, अगर वो भी अपना इनुमरेशन फॉर्म के साथ वो भी अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड वो जमा करेंगे, अगर उसमें दिक्कत आती है और ये कहा जाता है कि ये आपका जो जन्म स्थान है, आपका निवास स्थान है, यह सब प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा? खारिज हो जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, खत्म कहानी। हम्म। जो होगा ये, मान लीजिए आप कह रहे हैं, मान लीजिए आप अपना केस लीजिए। ठीक है। आपके पास तो संयोग से शिक्षा है। आप अपने हम्म। एक पड़ोसी, अपने उम्र के एक दोस्त की बात लीजिए, जो अपना सर्टिफिकेट देना, जिससे कहा जाता है वो अपना अपना वोटर आईडी कार्ड, चुनाव का वोटर आईडी कार्ड लगा देता है। चुनाव का अफसर बीएलओ कहेगा ये अमान्य है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। फिर वो हम्म। अपना कोई सर्टिफिकेट लगाता है, तो वो जांच के कहेंगे हमारे 11 की लिस्ट में ये नहीं है, अमान्य हम्म। है। और उसकी जांच, तो विधि ये है कि 25 जुलाई तक आपको ये फॉर्म देना है, हम्म। और बीएलओ को उस फॉर्म की जांच करके अपनी टिप्पणी देनी। तो वो टिप्पणी ये देगा कि इन्होंने फॉर्म तो फाइल किया है, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट है वो अमान्य है, इसलिए ठीक इनका है। आवेदन खारिज किया जाता है। और इसलिए ठीक जब है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएंगे तो आपका नाम नहीं होगा, आपके पास अपील का अधिकार होगा। अगर हम्म। आपने अगर आपने हाँ सर, एप्लीकेशन बोलिए। दिया है और खारिज हो जाता है तो आपके पास अपील का अधिकार होगा। लेकिन ठीक। अगर आपने 25 तारीख तक दिया ही नहीं अपना फॉर्म, तो आप हम्म। अपील भी नहीं कर सकते, खत्म कहानी। ठीक बात है। अब एक और, जैसे आपने मेरे बारे में बताया, मान लीजिए कि हम लोग बॉर्डर इलाके पे रहने वाले लोग हैं, और मेरा जो एजुकेशन हुआ है 10वीं क्लास का, वह हुआ है उत्तर प्रदेश में, और मुझे वहां से मैट्रिकुलेशन की डिग्री मिली है। वहां पर मेरा नाम दर्ज है और वहां पर मेरी जन्म तिथि दर्ज है, वह मेरा जन्म प्रमाण पत्र है। वैसी स्थिति में क्या होगा? ऐसे बहुत मेरे सारे ख्याल से उसे स्टूडेंट्स हैं। स्वीकार कर लिया जाएगा। वो ये नियम उसका ये नहीं है कि आपने अपनी हाँ। शिक्षा की डिग्री आप बिहार से ही लाएं, आप कहीं ठीक से है। भी लाएं, किसी भी बोर्ड की डिग्री हो, लेकिन वो हम्म। प्रमाणित करती हो कि आपकी ये तारीख थी और ये जन्म स्थान, ये दोनों चीजें आपकी उसमें प्रमाणित हो। मेरे ख्याल से ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो बिहार का ही हो। अब आप मुझे ये बताइए कि जो नागरिकता के अधिनियम है,
जो आजादी से लेकर के अब तक बार बार संशोधित हुए हैं, वो और जो ये इंटेंसिव वोटर रिवीजन का कार्यक्रम निकला है, इन दोनों के बीच आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का संबंध बना? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा दिखने को मिलता है कि जो 1987 से पहले हैं, उन्हें क्या प्रमाणित करने की जरूरत है? वो तो जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं देना चाहिए। जी। अ, देखिए, मोटा सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, भारत का संविधान कहता है अगर आपका जन्म इस देश में हुआ तो आपसे और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक अब है। जिसका मतलब है कि सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हर जो व्यक्ति यहाँ पे जन्म ले उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट दे। वो ठीक है। सरकार ने कभी किया नहीं। आप अस्पताल में जाके जन्म लीजिए, अगर आप विशेष जगह पे जन्म लेंगे तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे और बाकियों को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, है ना? तो लोगों के पास होता नहीं है सर्टिफिकेट। इसलिए खास तौर पे चुनाव में वोटर लिस्ट के बारे में नियम था कि इसे सबसे रिलैक्स्ड रखा जाए। हम्म। वोटर लिस्ट इस देश का सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हुआ करता था इस लिहाज से कि वोटर लिस्ट में नाम छूटने की संभावना सबसे कम। सेंसस ठीक। और वोटर लिस्ट ये दो चीजें थी हम्म। जिसमें आपका नाम छूटने की संभावना सबसे कम थी, क्योंकि आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता था। अगर आपने वोटर लिस्ट में नाम डालना है, आपके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, सड़क के ऊपर रहते हैं, तब भी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप कहेंगे मैं वोटर लिस्ट में होना चाहता हूं, आपको शामिल कर दिया जाएगा। अगर अफसर को शक हो कि नहीं, आपके क्लेम में कुछ गड़बड़ है, आप भारतीय नागरिक नहीं विदेशी हैं, तो आपसे विशेष जांच कर सकता है। लेकिन हम्म। सामान्यतः आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ठीक। जब से नागरिकता के कानून आए, इन हम्म। नागरिकता के कानूनों ने धीरे-धीरे शर्तें डालनी शुरू कर दी कि ठीक है। नागरिकता के लिए ये चाहिए होगा। अब तक हम्म। नागरिकता के उन कानूनों को और चुनाव वोटर लिस्ट को जोड़ा नहीं, ठीक क्योंकि है। हर किसी को समझ आ रहा था कि इस देश के अंदर अगर इसे जोड़ेंगे तो हाहाकार मच जाएगा। जी। और इसलिए वोटर लिस्ट में जो भी संभव था सब लोगों को लिया जाता था। उधर ठीक। नागरिकता का कानून जिसके आधार पे आपको पासपोर्ट वगैरह मिलता था वो जरा टाइट था। हम्म। पासपोर्ट की शर्तें ज्यादा टाइट थी, वोटर लिस्ट की शर्तें टाइट नहीं। अब जो ठीक है। चुनाव आयोग कर रहा है कोई बहाना लेके, इनफैक्ट चुनाव आयोग यही कह रहा है कि देखिए ये तो हाँ। नागरिकता के कानून है, हम नागरिकता के कानूनों को लागू कर रहे हैं और उस कानूनों के आधार पे हम तो वो सब चीजें मांगेंगे जो कि नागरिकता के कानून ने हमें कहा है। तो ठीक। वही अब शर्तों को टाइट कर रहा है बिना ये देखे कि इस देश की हकीकत क्या है, बिना ये समझे कि इसका मतलब होगा कि लाखों करोड़ों लोग वोट से वंचित हो जाए। ठीक है। कुछ लेखों में मैंने यह भी पढ़ा कि जब ये फॉर्म जमा किया जाएगा, ये सार्वजनिक होगा और इस फॉर्म पे कोई भी शिकायत कर सकता है कि अमुक व्यक्ति जो है यहाँ का नागरिक नहीं है, और ये शिकायत दर्ज की जा सकती है। उसके बाद इस पर इंक्वायरी होगी और आगे की सारी चीजें चलेंगी। यह जो पहलू है, इस पहलू को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वोटर लिस्ट में किसी गलत नाम पर आपत्ति करने का अधिकार हमेशा इस देश में रहा है। आप ठीक आज है। से 6 महीना पहले जो बिहार में हुआ है, तब भी यही था। मैं अभी ये नहीं जानता कि सारी डिटेल सार्वजनिक की जाएंगी, सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं, वो मेरे ख्याल में नहीं होगा। लेकिन अगर ठीक है। आपको शक है कि आपके गांव में 10 लोग हैं जो कि विदेशी हैं, आप आज हम्म। से 6 महीना पहले भी उनके खिलाफ शिकायत कर सकते थे, आज भी कर ठीक है। सकते हैं। 6 महीना पहले भी अगर आप शिकायत करते तो उनके घर ऑफिसर जाता, उनसे पूछता कि ऐसी आपत्ति आई है, अब आप जवाब दीजिए, आप मुझे कोई प्रमाण दीजिए। उनसे प्रमाण तब भी मांगा जा सकता था। ठीक। लेकिन अप्लाई करते वक्त प्रमाण नहीं मांगा जाता था, विशेष परिस्थिति में शक होने पर मांगा जाता था, जिसका हम्म। मतलब है कि 100 में से 99 लोग इस झंझट से मुक्त, ये सब करने से सिर्फ एक जिस पे आपत्ति हो वो था। तो आपत्ति का अधिकार पहले भी था, आज भी है और होना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात ठीक है। अब सर एक सवाल और, जो मतलब कि आपने बताया भी है लेकिन मैं थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए पूछ रहा हूं कि ये जो वोटर डिलीशन और एडिशन और जो इंटेंसिव रिवीजन, ये जो सारी चीजें हैं कि वोटर डिलीशन डिलीशन और एडिशन तो हमेशा से होता था, लेकिन जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, यह थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और आम लोगों को बताइए कि इसमें बहुत बड़ा अंतर क्या है। आपने बताया लेकिन फिर से एक बार स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा सा। है। देखिए, वोटर लिस्ट में संशोधन के 3 तरीके हैं। हम्म। एक तरीका ये है कि वोटर लिस्ट 365 दिन खुली रहे। आप ठीक है। कभी भी बस चुनाव के 15-20 दिनों को छोड़ के किसी भी दिन जाके आप कह सकते हैं मेरा नाम, ये फॉर्म 6 मैंने साइन कर दिया, मेरा नाम शामिल कर लीजिए। या आप किसी भी दिन ऐतराज कर सकते हैं फला व्यक्ति का नाम क्यों है, आप इसको मेरा ऑब्जेक्शन, ये सदैव चलता है।
इसको सामान्य प्रक्रिया कहते हैं। फिर एक होता है समरी रिवीजन। साल में एक बार वोटर लिस्ट पे पूरी एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट को लेके उसका रिवीजन होता है, अधिकारी लोग जाके जांच करते हैं और पार्टियों से सबको कहा जाता है भाई ये 20 दिन का समय है, जिसको आपत्ति देनी है दे लीजिए, जिसको अपने नाम जुड़वाने हैं जुड़वा लीजिए। एक विशेष कैंपेन चलता है जो इस साल दिसंबर के महीने में बिहार में चला। इसको हम्म, समरी रिवीजन कहा जाता है। एक तीसरी चीज कागज में है लेकिन पिछले 22 साल से खत्म हो गई थी, जिसका नाम था इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मतलब था कि पुरानी सूची को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है और कोरे कागज पे नए सिरे से सूची बनाई जाती है। आपका नाम पिछली सूची में था, ये कोई आधार, क्योंकि समरी रिवीजन में आपका नाम अगर पुरानी लिस्ट में था तो जब तक कोई डिलीशन नहीं करवाएगा आपका नाम चलता जाएगा। घर में 2 बुजुर्ग थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो अब मैं उनके जाके सूचना दूंगा कि ये लोग नहीं रहे, डिलीट हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम सामान्यतः चलता जाएगा। लेकिन इंटेंसिव रिवीजन में आपका नाम जनवरी की लिस्ट में था, उससे आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आपका नाम इस लिस्ट में भी आएगा। अब आपको नए सिरे से, हर व्यक्ति को नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 25 जुलाई से आप तक आपने अप्लाई नहीं किया, भले ही पिछले 10 चुनाव में आपने वोट दिया, भले ही आप 2003 की लिस्ट में थे, लेकिन अगर आपने 25 जुलाई तक आवेदन नहीं दिया तो आपका नाम अपने आप छट जाएगा। और यही बिल्कुल, सबसे खतरनाक चीज है। अब आप सोचिए एक सामान्य घर ठीक, में मां घर में है, पिता बाहर पंजाब में काम करने गए हैं, बिल्कुल, बेटा कहीं पे कलकत्ता में काम करने गया है, माँ और बहू दो घर के अंदर रह रहे हैं। कोई हम्म, बीएलओ आता है, घर के अंदर 4 फॉर्म पकड़ा जाता है कि अम्मा इसको भर लेना, साथ में सर्टिफिकेट लगा हम्म, लेना। 2003 बिल्कुल, का, अरे अम्मा कहाँ से 2003 की लिस्ट लाएगी? कहाँ से वो फोटो लाएगी अपने हस्बैंड और उसका लगाएगी, ठीक, और कहाँ से उनके सिग्नेचर लाएगी? हम्म, और आएंगे कब? वो छठ के लिए आएंगे घर में, दिवाली और बिल्कुल, छठ के समय आएंगे, और हम्म, आएंगे, रहेंगे, वोट भी दे के जाएंगे। लेकिन अब अगर 25 तारीख तक उन्होंने आवेदन नहीं किया, और आवेदन में ये सब शर्तें होंगी, हम्म, चलिए माँ अपना तो कोई पड़ोसी ला के दे देगा, अम्मा ये जीरोक्स कॉपी ले लो, कोई पार्टी वाला ला के दे देगा, पर अपने बेटे का प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगी? बहू से ठीक, कहाँ कहेगी कि तुम साबित करो इन चीजों को? तो हम्म, इतने लोगों का अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो अपने आप खारिज हो जाएगा। ये वाह, पहले कभी नहीं होता था और ये सबसे खतरनाक चीज है। ठीक। अब सर, थोड़ा सा इसी सवाल पर आते हैं, एक सैद्धांतिक सवाल, कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने राज्य से संबंध स्थापित करना है तो आपके पास प्रमाणिक दस्तावेज तो होना चाहिए। और वही इशारा है कि जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो सारी चीजें निकल करके आई हैं, वो बहुत बड़े लेवल की एक बवंडर की संभावना को बताती हैं। उस संभावना से बचने के लिए जरूरी है कि कहीं यहां पर बहुत ज्यादा बवाल ना मच जाए कि इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये एकदम झूठ है। वोटर लिस्ट प्रमाणिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वोटर लिस्ट को प्रमाणिक बनाने के लिए आपको हर व्यक्ति से उसके दस्तावेज मांगने हैं, ये बिल्कुल वाहियात बात है। क्योंकि बिल्कुल, अगर आप कहते हैं राज्य से संबंध बनाने के लिए दस्तावेज होने चाहिए, तो भाई साहब राज्य को मुझसे संबंध बनाने के लिए मुझे दस्तावेज देने चाहिए। बिल्कुल, ये जो आदमी, जो लड़का पंजाब में मजदूरी करने गया है, जिसके पास ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जिसके पास ना जन्म का प्रमाण पत्र है क्योंकि उसका जन्म अपने घर में हुआ था, उस उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। बिल्कुल, आपकी व्यवस्था है जिसने उसको कोई दस्तावेज नहीं दिया। ठीक आप बात। 50 साल तक उसे दस्तावेज देते नहीं हो, और आज हुँ, कहते हो कि तुम्हारे पास दस्तावेज नहीं है इसलिए तुम नागरिक नहीं हो। ये हुँ, क्या तरीका है? ये तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है लोगों का। लोकतंत्र बिल में आज हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति के पास ले दे के एक ही अधिकार बचा, अपनी उंगली के ऊपर नीला निशान लगवा के वोट देने का। आप वो भी ठीक, छीन लेना चाहते हो उससे? बिल्कुल। अब ये जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर जो इस पे संबंध निकल रहा है, इसे थोड़ा अगर आप बताएँ? देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिकायत की। कांग्रेस ने कहा कि अचानक विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में इतने ज्यादा वोटर क्यों बढ़ गए। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र में 18 साल से अधिक जितने लोगों की संख्या है, उससे ज्यादा वोटर कैसे हो गए।
जैसे मैंने आपको ठीक। बिहार के बारे में बताया ना, बिहार में इस बिल्कुल। वक्त 8 करोड़ 4-5 लाख लोग हाँ हाँ। 18 वर्ष से ऊपर, मतदाता सूची में। नहीं नहीं, 18 साल से अधिक आयु के 8 करोड़ 2-4 लाख लोग मतदाता ठीक है। सूची में 7 करोड़ 90 लाख के करीब है। ठीक है, कुछ लोग 10 1 लाख ठीक है। लोग रह गए। महाराष्ट्र में ठीक है। उल्टा हुआ कि हम्म। 18 साल की उम्र के लोग कम हैं, मतदाता ज्यादा हाँ। है। बिल्कुल। तो कांग्रेस हम्म। ने ये सवाल पूछा कि भाई ये हाँ। कैसे, ये क्या खेल हो गया, मतदाता ज्यादा है 18 साल के लोग कम है। दूसरा ठीक है। कांग्रेस ने पूछा कि भाई 5 साल में लोग जुड़े, पिछले 32 लाख। लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक लोग जुड़े 32 लाख, ठीक है। और 6 महीने के अंदर जुड़ गए आपके 39 लाख जुड़ 40 गए, लाख। और बाकी आप काटा पीटी मिला दें, हाँ हाँ, डिलीशन हिसाब एडिशन किताब लगा मिला के दें, 40 लाख। तो 40 लाख नेट हुए। लेकिन हाँ हाँ। अगर जुड़े और कटे दोनों को जोड़ लें तो 56 लाख वोट आपने इधर से उधर किए। तो ठीक बात। कांग्रेस ने पूछा भाई ये क्या हुआ। हम्म। पहली बात, बिहार के बारे में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि बिहार में ठीक है। पॉपुलेशन से कम है। बिहार पे हम्म। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा था बड़े पैमाने तक वोट बढ़े हैं घटे हैं। नंबर नहीं 3, नहीं अगर ये सब नहीं कुछ था, नहीं। नहीं सर, मैं प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि चुनाव आयोग को ये डर सताता हो कि महाराष्ट्र वाला हाल बिहार में ना हो जाए चुनाव के बाद, जब मैं नतीजे वही आए कह तो। रहा हूं कि अगर ऐसा हो तो पहली बात तो कोई आपत्ति हो, नंबर 2 अगर इसका डर सताता है तो चुनाव आयोग को एक एक्स्ट्रा स्पेशल रिवीजन करवा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। आप एक और बात, आप ये वोटर लिस्ट लेके जो काम आप अब कर रहे हो, बीएलओ को हम्म। भेजिए गांव में, कहिए गांव में हर घर में जा जाके आप जांच कीजिए कि ये जो नाम है ठीक। वो व्यक्ति हैं कि नहीं, और जहां संदेह हो वहां उनका सर्टिफिकेट मांग लीजिए, वहां उनसे कोई बिल्कुल। प्रमाण मांग लीजिए संदेह होने पर, है ना। गांव में हर एक को पता होता है कौन है, कौन 20 साल से रह रहा है, कौन 50 साल से रह रहा है। कोर्ट कचहरी को पता नहीं होता, गांव में हर व्यक्ति जानता है। ये सब करवा ठीक। लेते। ये सब करवाने की बजाय इसकी आवश्यकता क्या थी कि पुरानी लिस्ट को कूड़ेदान में डालो, नई लिस्ट ठीक को बात। बनाओ, चुनाव से 3 महीना पहले ऐसा करना शुरू करो। और वो तब जबकि बिहार में बारिश हो रही हो, जब आधा बिहार बाढ़ के अंदर डूब जाएगा, उस समय उस 1 महीने में ये करवाने की क्या नौबत पड़ी थी, ये कोई बिल्कुल। मुझे समझाए। ठीक। अब सर ये थोड़ा एक और बात को स्पष्ट कीजिए कि लोग कहते हैं कि वोटर में एडिशन और डिलीशन तो लगातार होते आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि मुखिया जी का जो परिवार है, उसके एक ही जिले में 5 जगह 6 जगह वोटर आईडी है। यह भी देखते हैं कि एक ही व्यक्ति का 2 राज्यों 3 राज्यों में है। हम जैसे लोग जब यूपीएससी की तैयारी करने गए थे मुखर्जी नगर में, तो वहां पे एक अभियान चलता था कि आप वोटर आईडी बनवाइए, और पॉलिटिकल पार्टियां चलवाती थी, और वे कहते थे कि आपका यहाँ का भी रहेगा वहां का भी रहेगा। जो हरियाणा पंजाब में माइग्रेटेड लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ का भी है और वहां का भी है। तो ये जो जंजाल है, इससे कैसे बचा जाए? ये बिल्कुल, ये एक समस्या है। और ये उन राज्यों में ज्यादा है जहां माइग्रेशन ज्यादा होता है, बिहार उनमें से एक है ना। बिहार के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है, बिल्कुल। और उसके लिए जो एपिक कार्ड वाला सिस्टम चल रहा था कि एक यूनिक एपिक कार्ड नंबर आप देना शुरू करें, पूरे देश में एपिक कार्ड का एक ही नंबर हो। और आजकल जो फोटो स्कैनिंग के मैकेनिज्म्स आ गए हैं, जिससे आप हम्म। पहचान कर सकते हैं कि वही व्यक्ति, वही नाम, वही फोटो 2 जगह पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसका एक ठीक है। तरीका। उसके लिए ये करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो तरीका एन्यूमरेशन का है, इसमें भी एग्जैक्टली वही फ्रॉड हो सकता है। आप मुझे बिल्कुल। बताइए, आपके गांव में कोई आके एन्यूमरेशन फॉर्म भर के गया, आपकी भौजाई वहां रहती हैं, हम्म। उनका नाम वहां पे शामिल हुआ। अब उस भौजाई के गांव में उनका जो मायके है, वहां पे भी किसी ने उनका नाम भर दिया, क्योंकि उनका नाम पहले हुआ करता था वहां पे। बताइए हम्म। आज के सिस्टम में भी इसको रोकने की क्या तरीका है। ना पुराने सिस्टम में था, ना आज के सिस्टम में तरीका एक बिल्कुल। ही है कि आप फोटो को चेक करें। तो जो ये जो नया मेथड, ये जो इंटेंसिव रिविजन हो रहा है, ये हम्म। उस बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी सही है, बीमारी का हम्म। इलाज होना चाहिए, हालांकि उस लेवल पे नहीं है। क्योंकि अगर होता ना, जो कहते हैं बिहार में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट वोटर हैं, अगर बहुत ज्यादा हम्म। डुप्लीकेट वोटर होते तो बिहार में कुल वोटर की जो संख्या है वो उनकी 18 साल से जितने लोगों की आबादी है उससे अधिक चली जाती, फिलहाल उससे ठीक कम ही है। चल। लेकिन फिर भी हम्म। बीमारी है, इस बीमारी की ये दवा नहीं। हम्म। ठीक है।
अब सर इस पे बताइए कि जो ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि यह चोर दरवाजे से लाया गया एनआरसी है, ये कैसे है, इसे थोड़ा बताइए। एनआरसी क्या था? एनआरसी का मतलब ये था कि देश के हर नागरिक से कहा जाएगा कि हमें नहीं पता कि आप देश के नागरिक हो या नहीं। नागरिक हो ये साबित करना आपका काम है और ठीक उसके है। लिए फला-फला दस्तावेज लाओ, नहीं तो तुम देश से बाहर। ठीक है। ये व्यवस्था की अब इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट इस समस्या से मुक्त थी, क्योंकि उसमें कहा जाता था कि आप यहाँ पे हैं, आपका नाम चला आ रहा है, आप नागरिक ही होंगे और अगर नहीं तो आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि आप नागरिक हैं, आपसे हम कुछ पूछेंगे। हम्म। लेकिन अब जो किया जा रहा है, वो एग्ज़ैक्टली वही तो है। मुझे नहीं पता कि अजय आप नागरिक हो इस देश के या नहीं हो। आप बिल्कुल। साबित कीजिए, साबित करने के लिए ये चीज़ें हैं और जो आप हम्म। सोचते थे कल तक कि साबित आप आधार पे हो जाएगा, आधार कार्ड वगैरह इस सब का कोई महत्व नहीं है। अब आप हम्म। नए सिरे से साबित कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, है ना? ठीक तो बात। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही तो एनआरसी में किया जा रहा था। इसलिए जो हम्म। लोगों का संदेह है कि ये पिछले दरवाजे से एनआरसी का काम किया जा रहा है, कम से कम मैं समझ सकता हूँ एग्ज़ैक्टली वही है ये मामला। हम्म। और जबकि ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि एक बात की जो आपने बताया कि दस्तावेज जो है प्रमाण पत्र के वो बहुत कम आबादी के पास है, बहुत बड़ी आबादी के पास यह नहीं है। अब एक बात बिल्कुल, बताइए मैं कि वही यही प्रश्न कहता जो हूँ कि एनआरसी आप से अपने जुड़कर गाँव में आता है। घूमिएगा, अपने गाँव में हाँ। घूम के लोगों से पूछिएगा और इस पे ज़रूर रिपोर्ट फाइल कीजिए। 10 घरों में बिल्कुल। जाइए और हर जी। घर से बस वही 11 की लिस्ट लेके जाइए और बताइए किसके घर में क्या मिला और क्या समस्या आपको हुई। जी। बिल्कुल सर। अब एक वही प्रश्न जो बार बार आता है एक तरह से कि लोग कहते हैं कि अच्छी बात तो है, इससे जो घुसपैठिए हैं मुस्लिम जिनको कहते हैं कि वो बाहर चले जाएंगे, बांग्लादेशी हैं वो बाहर चले जाएंगे। तो थोड़ा इसे भी बताइए, ये क्या केवल इसी आधार पर इसको देखना चाहिए कि इसका थोड़ा बड़ा फलक क्या है? देखिए, घुसपैठिए और मुस्लिम ये 2 शब्द तो मैं एक वाक्य में इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि हम्म। इस देश में घुसपैठिए से अगर मतलब है विदेशों से भारत में आए हुए ऐसे लोग जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन भारत में आके बसे हुए बिल्कुल। उनमें से आधे से ज़्यादा हिंदू होंगे, हम्म। क्योंकि याद रखिए उसमें से अधिकांश लोग वो हैं जो कि असम में आए हैं, बंगाल में बिल्कुल। आए हैं, जो कि हिंदू हैं, वहाँ से प्रताड़ित होके आए हैं। सारा सीएए वगैरह था किस लिए? कहने के लिए कि भैया इतने सारे प्रताड़ित हिंदू यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहली बात तो याद रखिए कि भारत में रह रहे अवैध अप्रवासी अगर उनको कहा बिल्कुल। जाए, हम्म। उनकी मेजॉरिटी मुसलमान नहीं, उनकी हम्म। मेजॉरिटी हिंदू। ठीक बात। दूसरा, सारी बात करते वक़्त हमारा ध्यान सिर्फ़ बांग्लादेश पे रहता है। हम्म। क्योंकि अब आजकल क्या हो गया इस देश का पूरा ऑब्सेशन मुझे लगता है यही कि फैला दिया अगर गया है, इसी तरह से लोग बोल रहे हैं। जी, क्योंकि अगर 2 वाक्य में कहीं मुसलमान और पाकिस्तान का नाम ना लिया गया, तो लोगों को बिल्कुल। खाना हज़म नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं हम्म। देता। मैं इन सबको कहता हूँ, इन अकल के अंधे लोगों को कहता हूँ, भाई ज़रा बिहार का नक्शा देख लो। बिहार के नक्शे के नज़दीक कौन-सा ऐसा देश है जिसकी सीमा बिहार से सबसे ज़्यादा मिलती है? उस देश का हम्म। नाम है नेपाल। नेपाल। नेपाल और भारत की सीमा ऐसी है कि एकदम। पढ़ाई इधर होती है, शादी उधर होती है, उधर होती है। उधर से लोग आते हैं। मतलब बिल्कुल। यहाँ के लोग वहाँ चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वहाँ के बिहार लोग का यहाँ सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नेपाल है, लगातार। हाँ, तो अब आप बताइए ये सारी आप्रवास बाहरी विदेशी की चर्चा उस बांग्लादेश के संदर्भ में क्यों होती है, जो जिसका बिहार से बॉर्डर कहीं नहीं मिलता। एक हम्म। इलाका है जो बहुत नज़दीक है, किशनगंज वगैरह में जाएँ तो बहुत हाँ नज़दीक है हाँ। बांग्लादेश के, लेकिन बॉर्डर छूता नहीं है। और हम्म। जिसके साथ पूरे बिहार का बॉर्डर लगा हुआ है, उसकी चर्चा ही नहीं होती। ठीक बात। तो अगर सचमुच अप्रवासी का सवाल है, हम्म। बिहार में अगर सचमुच ये प्रश्न है कि कुछ लोग जो कि विदेशी नागरिकता वाले हैं और जो बिहार में रहते हैं और हो सकता है उनमें से कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ही हो। मेरा अनुमान है, मेरी कोई जाँच नहीं है, मेरा अनुमान है कि उनमें से अधिकांश नेपाल के होंगे और उनमें से अधिकांश हिंदू होंगे, है ठीक। ना? ये बिल्कुल स्वाभाविक वैसी डेमोग्राफी। मगर देखिए बिल्कुल। कैसा विचित्र देश हो गया और कैसी हमारी बुद मत मारी गई कि हम सबका ध्यान वहाँ जाता है जो दूर है और जो बिल्कुल हम्म। आँख के सामने है उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तो पहला बिल्कुल। तो अप्रवासी का सवाल कम से कम बिहार के संदर्भ में नेपाल हम्म। का प्रश्न है, हिंदू का प्रश्न है, ये मुसलमान और बांग्लादेशी का नहीं है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, क्या इस नई विधि से अप्रवासियों को निकालने की ठोस व्यवस्था हो जाएगी और पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं थी?
जैसा मैंने आपको कहा, हम्म, पुरानी वोटर लिस्ट में बिल्कुल। भी समरी रिवीजन में भी इसकी व्यवस्था थी कि अगर कोई भी संदेह हो तो आप जाके जांच कर सकते हैं। उसमें भी व्यवस्था थी कि कोई भी आपत्ति कर सकता है कि फला लोग भारतीय नागरिक नहीं, और फिर जाके उनकी जांच हो सकती थी। नई व्यवस्था में भी वही सब। और दूसरा एक याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति जो आप्रवासी बाहर से आता है, अवैध आप्रवासी जब भी आता है, वो पहला काम क्या करता है? पहला काम करता है कि वो दस्तावेज का जुगाड़ करता है। तो संभव है कि जो दरअसल अवैध किस आप्रवासी है, उसके पास दस्तावेज होने की संभावना ज्यादा है। ज्यादा। और जो बिल्कुल। बेचारा गरीब है, मजदूर है, पंजाब में जाना बहुत। वाला आप्रवासी है, उस बेचारे हम्म, के पास सर्टिफिकेट होने की संभावना कम है। हम्म, तो ये तो ऐसा तर्क है, मतलब दिक्कत ये हो गई है इस देश में, खासतौर पे पिछले कुछ सालों से लोगों की मतलब सामान्य बुद्धि मारी गई है ना। हकीकत इस वक्त ये है, आप देखिए कि संभावना की बिहार के, क्योंकि सब लोगों की निगाह, मैं जानता हूं सारी बातें हो रही हैं, लेकिन लोगों की निगाह पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, उसी एकदम। इलाके पे, उसके अलावा हम्म, कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जब भी ये पूरी एक्सरसाइज होगी, हम्म, तब ज्यादा ऐसे लोग, वो लोग जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिले, वो हम्म, आपको पूर्णिया अररिया में ज्यादा नहीं मिलेंगे, वो आपको सिवान बिल्कुल। छपरा में ज्यादा मिलेंगे। हम्म, क्योंकि पर बाकी सब बिहार में जो पूरा जो इलाका है, जहां से गरीब लोग जा रहे हैं काम करने, बाहर जा रहे हैं, जहां ना शिक्षा है, ना रोजगार के अवसर है, ना कोई कागज है, और बाढ़ और हम्म, आ जाती है ऊपर से, तो वहां सबसे दिक्कत है। तो असली सवाल ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, असली सवाल ये है गरीब का, मजदूर का, आप्रवासी का। बिल्कुल। अब ये बताइए सर, मैंने अभी देखा कि बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं, शिक्षक लोग हैं, उन्होंने इनॉमिनेशन फॉर्म देना शुरू कर दिया है। और तकरीबन तकरीबन करोड़ों की आबादी है बिहार में। इसका मतलब है कि यह जो पूरी कार्रवाई है, इसके बारे में बहुत पहले सोचा गया होगा, लेकिन टाइमिंग अभी ला दी गई है। मुझे लगता है ऐसे ऐसा संदेह दर्ज होता है। क्या आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें दरअसल एक संवैधानिक संस्था ने पॉलिटिकल खेल खेला है? अब पॉलिटिकल खेल तो मैं जानता नहीं, मगर इस संवैधानिक संस्था ने जो खेल खेला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है सरकार का नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन का। नोटिफिकेशन की तारीख है 24 जून। 24, जी, और 24 जून से पहले बिहार में किसी को पता नहीं था, है ना। बिल्कुल। ये आपके आपके यहाँ का जो बीएलओ था, उसको भी 24 जून से पहले नहीं पता बिल्कुल। था। 24 जून को आदेश जारी होता है, और इस आदेश में लिखा है 25 जून से फला फला काम शुरू हो जाएंगे। 24 जून की शाम को दिल्ली में आपने एक आदेश जारी किया, और आप कहते हैं कि 25 जून की सुबह से बिहार के गांव में फला एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, भाई साहब, किस देश में रहते हो आप लोग? नंबर 2, अब आपको मैं बताता हूं क्या क्या चीजें अगले 1 महीने में होने वाली हैं इनके हिसाब से। बिल्कुल। नंबर 1, बिहार के हर गांव के बीएलओ से चुनाव आयोग संपर्क कर लेगा। आपके हम्म, गुना गांव में संपर्क हो गया, आपने कहा आज ही वो लोग आए ना, बिल्कुल। अब और मैंने आज आज ही पांच देखा। सात हाँ। दिन हो गए हैं। तो पांच हम्म, सात आज ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं। तो ठीक है। 5वें दिन तक संपर्क हो गया, बहुत अच्छी बात। हम्म, लेकिन बिहार के कोई 1 लाख के करीब पोलिंग बूथ है, 1 लाख से थोड़े से कम। उनमें से 20,000 ऐसे हैं, ये मेरा दिया हुआ आंकड़ा नहीं है, चुनाव आयोग का दिया हुआ आंकड़ा है। हाँ। 20,000 ऐसे हैं जहां ये बीएलओ अभी अपॉइंट ही नहीं हुआ है। तो हम्म, बीएलए को अपॉइंट किया जाएगा उस 20,000 में। 80,000 में तो था, आपके गांव में था, तो 5वें दिन उठ के आ गया। हम्म, लेकिन बाकी गांवों में 20,000 ऐसे बूथ हैं जहां बीएलओ है ही नहीं, उसकी नियुक्ति की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। हम्म। ट्रेनिंग में उनको बताया जाएगा कौन कौन सा दस्तावेज है, कैसे कैसे। आपके यहाँ जो बीएलओ आए, इनकी क्या ट्रेनिंग हुई थी? क्या इन्हें पता था कि बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली क्या दस्तावेज चाहिए? मैं आपको अनुभव बताता हूं जो मैंने तकरीबन आपसे इंटरव्यू के 1 घंटा पहले देखा। वो जी अनुभव ये था कि वो लेकर के आए थे, शिक्षक ही लोग होते हैं। 2 जी मोटरसाइकिल पर आए थे, एक उनके साथ स्टूडेंट था। बंडल था फॉर्म का, इन्यूमरेशन फॉर्म का। और वो परिवारों को, अब परिवार में 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो किसी एक का नाम था तो उसको निकाल निकाल कर दे रहे थे, यानी कि वो फिर से लौट कर आएंगे।
उन चारों को देने के लिए फॉर्म। पांच पहला तो लोगों ये के देख, परिवार में एक या दो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया, पांच हाँ नहीं अभी दिया। दे रहा हूं। नहीं नहीं, अभी मतलब जिसके नाम से मान लीजिए कि जो सदस्य है उसके नाम से उनके पास फॉर्म है तो उन्हें दे दिया। लेकिन अब वहीं पे आने के लिए 3 लोग को और देने के लिए वो फिर से बाद में आएंगे, जी। जब उनके हाथ में उनके नाम का फॉर्म होगा। पहला तो मैंने ये देखा। दूसरा मैंने जो देखा, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें अगले महीने तक यही काम करना है, पढ़ाना लिखाना नहीं है, ऊपर से आदेश है। हम्म, तीसरा जो मैंने देखा वो ये देखा कि इन्होंने जो खर्च किया समय, वो मुश्किल से मेरे ख्याल से 30 सेकंड का भी नहीं होगा। वो बस यही बात थी कि इसमें से किसी प्रमाण पत्र को आप भर दीजिएगा, एपिक नंबर भरिएगा और यहाँ पर अपना फोटो आईडी कार्ड लगा दीजिएगा, बस। और कुछ नहीं देखा। इसका मतलब जो आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की, वैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं दिखी। देखिए। एक तो बार का अनुभव। जी, तो ये अभी और चुनाव आयोग कहता है कि इन 1 लाख लोगों की ट्रेनिंग होगी। ठीक इन्हीं है। की ट्रेनिंग नहीं होगी। ये फिर बीएलओ जो है, ये जो शिक्षक हैं, ये आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए हैं, ब्लॉक बिल्कुल। लेवल या बूथ लेवल एजेंट, हर पार्टी का एजेंट। एजेंट, उसका भी प्रशिक्षण ये लोग करेंगे। ये जनता को इसके बारे में गाइड और प्रशिक्षित करेंगे। हर घर में जाके ये फॉर्म देंगे, जैसा कि आपने दिया, जो कि अभी अधूरा है। दोबारा बिल्कुल। आएंगे घर में, पांचों छह फिर जितने आएंगे, भी हाँ। हैं, सबका एक क्योंकि एक फॉर्म देंगे। मैं जिस परिवार में फॉर्म दिया गया है, उस परिवार का पड़ोसी मैं हूं। मेरे घर में किसी को फॉर्म नहीं मिला। कहने का मतलब यही है कि इसी इलाके में वो कम से कम 2-3 बार आएंगे। तो अगले 5-10 दिन फॉर्म देने का सिलसिला चलेगा। हम्म। फिर उसके बाद ये अपेक्षा की जा रही है कि सारे लोग अपने फॉर्म को ठीक तरीके से भर दें। अब आपके गांव की 2003 में जो वोटर लिस्ट थी, जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है मैंने अपलोड कर दी। अब आपके ठीक। सारे गांव के लोग लेके इंटरनेट बैठे हैं कि अपलोड हो गई ये लिस्ट। कोई बिल्कुल। लिस्ट लेके आएगा गांव के अंदर, तो लोग उसके पास भागे भागे जाएंगे, भाई मेरे पिताजी का नाम 2003 में था कि नहीं था, अच्छा भाई जरा इसका वो दे दो। अरे राम खिलावन, आर के सिंह का नाम राम खिलावन लिखा हुआ है वहां पे, अरे भाई ये तो कैसे होगा। ये सब ड्रामा होगा। और बिल्कुल। फिर उनसे कहा जाएगा कि 1 महीने के अंदर सब लोग फॉर्म भर भी देंगे। और याद रखिए, फॉर्म पे सिग्नेचर भी चाहिए। बिल्कुल। सिग्नेचर झूठ करना गैर कानूनी। हम्म। फॉर्म पे सिग्नेचर चाहिए। जो व्यक्ति दूर है, कितने लोग घर पे हैं बिल्कुल। नहीं है, उनका बिल्कुल। सिग्नेचर चाहिए, उनका हम्म। फोटो चाहिए, और बाकी प्रूफ चाहिए। अब अगर मान लीजिए लड़के ने मैट्रिक किया भी था, लेकिन आज मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है, निकालते निकालते टाइम नहीं लेगा, या लड़का हम्म। अपने साथ ले गया था, कानपुर गया था काम करने, उसके पास है, बिल्कुल। तमाम चीजें, तो सर्टिफिकेट होंगे भी। ये सर्टिफिकेट कलेक्ट भी कर लेंगे गांव गांव में जाके, हर घर से कलेक्शन भी हो जाएगा। सिर्फ कलेक्शन नहीं होगा अजय भाई, चमत्कार हम्म। बहुत बड़े बड़े हैं। यही अध्यापक अगले 25 दिन के भीतर उस हर फॉर्म को अपलोड भी कर देंगे कंप्यूटर के ऊपर। और हम्म। अपलोड ही नहीं करेंगे, उनमें हम्म। से हर के ऊपर अपनी टिप्पणी भी दे देंगे। ये सारा बिल्कुल। चमत्कार अगले 25 दिन में होने वाला है। आप देखते हम्म। जाइए और बस ताली बजाने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमने तकरीबन तकरीबन सभी पहलुओं पर इस पर बात किया। अंत में अगर आप कुछ एक निष्कर्ष के तौर पर बताना चाहते हो, ये जो पूरी मतलब कि जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि वोटरों की संख्या अनुमानित आबादी, वयस्क आबादी से कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई। यह जो प्रश्न सबके दिमाग में है, और एक कैसे कि केवल 5 ही महीने में 40 लाख वोटर बढ़ गए। इस संभावना से बचने के लिए जो बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे वोटिंग लिस्ट में, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वो क्या कदम होने चाहिए थे जो चुनाव आयोग को लेने चाहिए थे, लेकिन इसमें नहीं दिखाई देते हैं। अजय जी, वोटर लिस्ट को ठीक करना चुनाव आयोग का अधिकार है, उसकी जिम्मेवारी है। वो करने के लिए जो आज की वोटर लिस्ट है, उसकी आप जांच करवाइए। बहुत अच्छे प्रोसीजर लिखे हुए हैं चुनाव आयोग का, आप मैनुअल देखिए। वोटर लिस्ट बिल्कुल। के संशोधन के बारे में इतना कायदे से लिखा हुआ है, सब कुछ कैसे होना चाहिए। जो लिखा हम्म। है उसको आप लागू कर दीजिए, उसकी आप बिल्कुल। जांच करवा लीजिए। सब ऑपोजिशन पार्टीज को खुल के डुगडुगी बता के कहिए, भैया ये हमने कर दिया अपलोड, तुम फला दिन में ऑब्जेक्शन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आराम, जो काम सामान्यतः आपको कानून के तहत करना चाहिए वो काम कर दीजिए।
दिक्कत ये है कि जो करना चाहिए वो करेंगे नहीं। महाराष्ट्र में किया नहीं, बिहार में करेंगे नहीं। हम्म, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो ज़रूर करेंगे। नए सिरे से इस सारी चीज़ को करना, और मेरा जो डर है वो यही है हम्म, कि मैं आज आज हम 25 दिन दूर हैं। 25 दिन में क्या होगा, मेरे 2-3 अनुमान हैं। बिल्कुल। या तो 25 दिन में झटपट ये काम करके कह दिया जाएगा कि 8 करोड़ में से केवल साढ़े 6 करोड़ ने 6 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया। लेकिन जितना हम्म, आवेदन दिया, बाकी गाड़ी छूट गई, प्लेटफ़ॉर्म पे जो रह गया। और कौन रह बिल्कुल। जाएगा? गरीब हम्म, रहेगा, मज़दूर बिल्कुल। बचेगा, प्रवासी बचेगा, वो हम्म, व्यक्ति और हाशिए वाले समुदाय के सब लोग बचेंगे, है ना? सबसे ज्यादा। या तो ये होगा, या फिर हम्म, दूसरा ड्रामा होगा, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। आपको याद है डिमोनेटाइज़ेशन में क्या होता था? हर रोज़ नया सर्कुलर आता था हाँ कि हाँ। दरअसल नियम ये नहीं, नियम बदल ये गया है। ये अभी आपने आज भी बताया कि एक चुनाव नियम बदल आयोग ने गया। आज हम्म, दोपहर को चुनाव आयोग ने एक नियम बदल दिया है। कहा है स्पष्टीकरण, लेकिन स्पष्टीकरण में दरअसल अमेंडमेंट है, क्योंकि इसमें हम्म, कहीं नहीं लिखा हुआ था। ये कहते हुए कि अगर माँ-बाप का आपको सर्टिफ़िकेट देना हो, तो आपको उनका आयु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उनका 2003 की लिस्ट में नाम दिखा दीजिए। तो हम्म, ऐसे तमाम स्पष्टीकरण आएँगे, कहा जाएगा ये सर्टिफ़िकेट भी मान्य है। 15 दिन बाद हम्म, ये कहा जाएगा कि अगर आपका एपिक फलाँ तारीख का है तो मान्य हो जाएगा। ये सब खेल हम्म, रोज़ नई-नई छूट देनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल। में तो समझ आ जाएगा इनको। ठीक बात। या फिर बिहार चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा कि भाई ये अच्छा। किया, देखिए केवल इतना हुआ, 15 दिन का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, फिर अब इतने हम्म, क्लेम्स आ गए हैं, इन क्लेम्स को कैसे हम सुलटें? तो इसलिए हम्म, बिहार चुनाव को पोस्टपोन कीजिए। मैं नहीं जानता इन तीनों में से क्या होगा, बिल्कुल। लेकिन एक बात जानता हूँ, जो नियम आज हैं इस हम्म, ऑर्डर के तहत अगले 25 दिन में बिहार के 8 करोड़ लोग अपने आप को ऑनलाइन उस पे रजिस्टर करवा लें और उनका नाम ऑनलाइन चढ़ जाए। ये हम्म, असंभव है। जिस देश, कम से कम जिस देश में मैं जा रहता हूँ, आप भी हम्म, रहते हैं, जिस देश में आप और मैं घूमते हैं, उस देश बिल्कुल। में ये काम नहीं हो सकता है। इतना तो मैं जानता हूँ। अब इसके पीछे बेवकूफ़ी है या बदमाशी, ये नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारी चीजों को बारीकी से बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।